Hello my dear students, today we are going to start the discussion on a new chapter, that is kinetic theory of gases, and then there is also some part of radiation. So in kinetic theory of gases we want to understand how the gases behave and why they behave so. Now जो भी gases के observed behaviors थे उन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर्स का एक्सप्लेनेशन देने के लिए डिफरेंट थ्योरीज वेर पुट फॉरवर्ड. ओके, ये थ्योरीज में से जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है या सबसे ज्यादा कन्विंसिंग थ्योरी है दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अब थ्योरीज होती किसके लिए है? तो गैसेस के जो भी बिहेवियर्स साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए उनको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अपना अपना एक्सप्लेनेशंस, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस सामने रखा. Okay, now kinetic theory of gases just tries to explain the observed properties or observed behavior of the gases. Clear? Now let us understand some properties of the gases. First thing is Boyle's law. Boyle's law क्या बोलता है? That अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, कोई गैस है सपोज एक कंटेनर में रखा है, उसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे होंगे? फिक्स्ड होंगे या कांस्टेंट होंगे. सो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ओके, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, या फिर वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा. ओके, सिमिलरली इसको हम लोग V is proportional to 1 upon P ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, दिस इज द Boyle's law. So what the Boyle's law says that for a given amount of a gas at a constant temperature the pressure is inversely proportional to volume. Pressure is inversely proportional to volume. Clear? Next one is Charles law. चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि इफ इट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए और अमाउंट ऑफ द गैस भी अगर कांस्टेंट रखा जाए, सो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाते चलिए वॉल्यूम बढ़ते चला जाएगा. क्लियर? So volume is directly proportional to temperature. This is the Charles law. Then third one is Avogadro's law. Avogadro's law क्या बोलता है कि अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट रखी जाए, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखा जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. मतलब वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे उसमें. क्लियर? सो मोर द नंबर ऑफ मोल्स मोर इज द वॉल्यूम. कब? इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट. क्लियर? सो दिस इज बॉयल्स लॉ, दिस इज चार्ल्स लॉ एंड दिस इज एवोगाड्रोस लॉ. नाउ अगर इन तीनों को हम लोग कंबाइन करें तो क्या होगा? V इज प्रोपोर्शनल टू N T और ये 1 by P. सो दिस इज 1 by P. इसका मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू N T अपॉन P. अब ये प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाया जाए तो V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू N T अपॉन P. मैं P को इधर ट्रांसफर करता हूं, देयरफॉर P इनटू V इज इक्वल टू N R इनटू T. अब इसमें P क्या है? P इज द प्रेशर एज यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड फ्रॉम हियर. V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब अमाउंट ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, T इज द टेम्परेचर. And R is what? R is a constant that is called as universal gas constant. Okay, this is called as universal gas constant. Okay, I think you have already studied this in 11th standard that the value of R is equal to 8.314 joules per Kelvin per mole. Clear? So ये जो equation है PV is equal to nRT. This is also called as ideal gas equation. Okay, PV is equal to nRT. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? Ideal gas equation. अब ideal gas है क्या?
PV इज इक्वल टू nRT। क्लियर? अब आइडियल गैस है क्या? ऐसा गैस जो सारे टेम्परेचर्स और प्रेशर पे, एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर, इट ओबेज ऑल दोज 3 लॉज। कौन कौन से 3 लॉज थे? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। ये तीनों लॉज को एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो गैस ओबे करेगा उस गैस को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल गैस बोलेंगे। इज दिस क्लियर? नाउ आइडियल गैस है कौन सा गैस? विच गैस इज आइडियल गैस? नो गैस इज आइडियल गैस। क्लियर? तो हम लोग पढ़ते क्यों हैं भाई? आइडियल क्या है ये तो पता चले तब ना हम लोग ये पता कर पाएंगे कि भाई आइडियलिटी से कितना पास या कितना दूर है। आइडियल स्टूडेंट हम लोग बोलेंगे कागज चेष्टा वो को ध्यान है, व्हाटएवर वी नो दिस थिंग। मतलब एक स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? सुबह जगना चाहिए, कम खाना चाहिए, पढ़ाई करना रहना चाहिए, उसका ध्यान, ये सब आइडियलिटी। आइडियल स्टूडेंट है कोई क्या? ओके, हम लोग फिर भी क्यों ये बोलते हैं? क्योंकि हम लोग एक कंडीशन डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई ये आइडियलिटी है, सो द टारगेट इज कितना हम लोग उसके पास में जा सकते हैं। सिमिलरली देयर इज नो आइडियल गैस, लेकिन आइडियल गैस का हम लोगों को कंडीशन पता है, आइडियलिटी हमने फिक्स किया है। इससे हम लोग ये पता कर पाएंगे कि भाई कोई गैस आइडियलिटी के कितने पास है, कितना दूर है। क्लियर? लेकिन जो रियल गैसेस है वो कुछ कंडीशंस में आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है। सो रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस अंडर सम सर्कमस्टांसेस और सम कंडीशंस। अब जो आइडियल गैस है वो होता क्या है? आइडियल गैस आपने देखा है, आइडियल गैस इज इट ओबेज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। ओके, अब आइडियल गैस जो हमारा कंसेप्शन है उसमें होता क्या है? जो गैस मॉलिक्यूल्स है, दोस गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। मतलब उन दोनों में कोई संपर्क नहीं होता। ओके, ये यहाँ है, इन दोनों में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर ऐसा कंडीशन है तब वो गैस को हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस। सो आइडियल, इन द आइडियल गैस द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। लेकिन रियल गैस में होता क्या है भाई? जो मॉलिक्यूल्स है वो तो है, उनका कुछ मास है, वो रियल मॉलिक्यूल्स है, तो जब वो एग्जिस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, व्हाटएवर इट मे बी, एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पे। क्लियर? नाउ इसीलिए रियल गैसेस क्या करती हैं? रियल गैसेस वो गैस है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर। इसका मतलब जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर सकती है। क्लियर? क्योंकि जो हमारा अजम्पशन है, जो हमारा कंसेप्शन है आइडियल गैस का, वो तो ये है कि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। लेकिन रियल गैस में तो ऐसा होता है नहीं, उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसका मतलब दे आर नॉट गोइंग टू बिहेव लाइक आइडियल गैस। लेकिन मैं I was speaking to you while before. I told you that under certain circumstances the real gases behave as ideal gases. वो circumstances क्या होते हैं? वो circumstances होती है जिसमें कि इन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरैक्शन नेग्लिजिबल हो। वो कब होगा? जब गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होंगे। गैस मॉलिक्यूल्स दूर कब होंगे? जब उस गैस का प्रेशर कम होगा। सो एट low pressure and high temperature, a real gas behaves like an ideal gas। एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करने लगेगी? जब उसका प्रेशर बहुत कम हो। प्रेशर कम हो तो मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली दूर दूर होंगे। टेम्परेचर ज्यादा है मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे। उस केस में
there will be minimal, there will be negligible interaction between the constituent molecules, and therefore a real gas will behave like an ideal gas. Clear? So this concept is clear. Ideal gas का हमारा जो conception है उसमें ये है कि उनके molecules के बीच में कोई interaction नहीं होता, जबकि real gas में हम लोग जानते हैं there is some interaction between the constituent molecules. अगर वो interaction नहीं हो या minimal negligible हो, उस केस में a real gas will behave like an ideal gas. वो कब होगा? At low pressure and at high temperature. Clear? मतलब ये जो टेम्परेचर है इट शुड बी ग्रेटर देन द लिक्विफैक्शन टेम्परेचर. लिक्विफैक्शन में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और लिक्विड बन जाएगा, बराबर है. तो उससे जब ज्यादा होगा इट शुड बी ग्रेटर देन दैट, तब a real gas will start behaving like an ideal gas. Clear? Now, जो गैस होता है इट कंसिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स. अब सपोज ये क्यूबिकल कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हमने भर दिए हैं, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है क्या हमने जहां रख दिए वहां पे बने रहेंगे? ऐसा तो होगा नहीं. तो दिस गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. मतलब कंटिन्यूअसली ये गैस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसी चलती रहेगी. क्लियर? ये जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे चलते रहेंगे. सो जब ये गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होंगे तो व्हाट विल हैपन? कहीं ना कहीं तो दूसरे किसी मॉलिक्यूल से टकरा जाएंगे. जब ये टकराते हैं तो ये जो कोलिजन्स है, दिस कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स. मतलब कोलिजन होने के बाद इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ओके, लेकिन उनका एनर्जी, उनका मोमेंटम विल बी कंजर्व. क्लियर? नाउ अब ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये यहाँ आने के बाद इससे टकराएगा, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर किसी से टकराएगा थोड़ी देर में जाके, फिर यहाँ से सपोज दूसरे से टकराता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर यहाँ से टकराएगा, अगेन इट्स डायरेक्शन विल बी चेंज. ओके, सो दो कोलिजन्स के बीच में ऑन एन एवरेज ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ. दिस इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा. तो व्हाट इज मीन फ्री पाथ? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय a gas molecule traveling at constant velocity between two successive collisions. मतलब यहां कोलाइड कर गया और वापस यहां कोलाइड कर गया. ये दो कोलिजन्स के बीच में ऑन एन एवरेज ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है? दिस इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ. मीन इज एवरेज, फ्री पाथ इज मैं कितना देर तक वो स्ट्रेट एक लाइन में चलता रहा. दैट इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ. दिस पॉइंट इज क्लियर. तो मीन फ्री पाथ की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी बाद में. नेक्स्ट वी डिराइव द रिलेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. अब मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट गैस मॉलिक्यूल्स है, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन. ओके, अब ये रैंडम मोशन के दौरान ये किसी मॉलिक्यूल से कोलाइड कर सकते हैं या तो फिर किसी वॉल से कोलाइड करेंगे, यहाँ पे कोलाइड कर देंगे. ओके, ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्स के ऊपर जो कोलिजन होता है, दिस गिव्स राइज टू द प्रेशर ऑफ द गैस. क्लियर? सो प्रेशर ऑफ द गैस
is because of the collision of the gas molecules against the walls of the container. कंटेनर के walls के ऊपर जो कोलाइड करना होता है, इसी के कारण इस गैस का प्रेशर होता है. This point is clear. Now let us see. Let us derive an equation for the pressure of the gas. Now हम लोग क्या करते हैं, ये x, y, z coordinates लेते हैं. This is x, this is say y, and this is z. एक कंटेनर लेंगे containing n molecules of a gas. Okay, each of mass m. Okay, हर एक गैस मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, m. अब ये कंटेनर को हम ऐसे रखेंगे कि इसके तीन जो फेसेस हैं, ओके, मतलब एक एज यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ रख देंगे, तो तीन जो फेसेस है वो कैसे होंगे, एक एक्स वाई प्लेन के अलांग होगा, ओके, एक फेस होगा वाई जेड, एक होगा एक्स जेड. इसको अलाइन करके हम लोग रखेंगे ना. उसका एक मॉलिक्यूल कोई भी अज्यूम करिए. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल. नाउ दिस मॉलिक्यूल is moving with velocity v. इसकी जो velocity है v, it will have three components. It will have velocity along the x axis, it will have velocity along the y, it will have velocity along the z axis. So it will have components vx, vy, vz, clear, such that this v will be the sum, vector sum of vx, vy and vz. Now इसमें से हम लोग क्या करेंगे, let us assume that this particle is moving, this molecule is moving along the x axis, okay, with the velocity vx1. ये पहले पार्टिकल पे है इसलिए vx1. now this is moving like this, so its velocities along y axis are vy1 and z axis vz1. now ये जो पार्टिकल इधर जाएगा, what is the momentum of this particle is equal to m into vx1. m is the mass, v is the velocity along x axis. अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ जो वॉल है, इस वॉल को ये टकराएगा. ये वॉल कैसा है, ये y और z को पैरेलल है. ये y z है प्लेन, ओके, इसको ये पैरेलल है. Now once it goes here, it will collide against this wall. Now when it collides against the wall, it's I have already told you that these collisions are perfectly elastic. तो क्या हो जाएगा, इसका velocity का direction reverse हो जाएगा. So it will come back. This is the initial velocity of the particle. Okay. Now the final velocity, या velocity of the momentum of the particle या मॉलिक्यूल बोल दो, मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन, this is equal to what, minus m into vx1. so what is the change in the momentum, delta p x1 is equal to what, final minus initial. so this is equal to minus 2 mvx1. this is the change in the momentum of this molecule. so what is the momentum transferred to the wall or change in the momentum of the wall? so momentum transferred to the wall or change in the momentum of the wall is equal to what? It will be just the opposite of this one. This is minus 2 mvx1. so ये क्या हो जाएगा, plus 2 m into vx1. इतना momentum change किसका हुआ, wall का हुआ है. clear? now ये तो this is the change in the momentum of this wall due to the x component. okay,
Now pressure, force is what? Force on the wall is what? Rate of change of momentum. Okay, मतलब चेंज इन द मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए यहां से ये पार्टिकल टकराया, इसके बाद ये इधर जाएगा, इधर की वॉल पे टकराएगा और फिर वापस यहीं पे टकराएगा। क्लियर? इसका मतलब बिटवीन टू successive collisions against this wall, what is the distance traveled by this particle? ये यहां से इधर चला आया, distance is equal to what? L, length of the cube. Okay, यहां से यहां तक L आया, वापस यहां से यहां तक आया, मतलब what is the total distance traveled? 2L. Clear? 2L है और इसका velocity कितना है? Vx1. So what is the time? The time taken will be equal to what? 2L divided by velocity, that is Vx1. Clear? So this is equal to rate of change of momentum. इसका मतलब momentum में change कितना हुआ? 2 times of m into Vx1. Okay, divided by time. Time कितना था? 2L upon Vx1. Distance upon speed. Okay, so now this will be equal to, अब ये तो ऊपर चला जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ m अपॉन l, दिस वन, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? Vx1 का स्क्वायर। ये क्या है? दिस इज द फोर्स ऑन द वॉल। क्लियर? नाउ दिस फोर्स ऑन द वॉल इज बिकॉज ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल। ओके, वेलोसिटी ऑफ only one molecule along the x-axis. So what is the total force? Therefore total force on the wall due to x component of velocities of all particles will be equal to what? This will be equal to m upon l. ये क्या हो जाएगा भाई? Vx1 स्क्वायर प्लस दूसरे का अब होगा Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर प्लस n तक चला जाएगा। ओके, now see, let us define one concept that is called as mean square velocity. मतलब क्या है? ये जो स्क्वायर वेलोसिटीज है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं Vx स्क्वायर बार। ओके, मतलब ये क्या है? सारी जो स्क्वायर वेलोसिटीज है, Vx1 स्क्वायर, ये वेलोसिटी पहले का वेलोसिटी का स्क्वायर, ये दूसरे का वेलोसिटी का स्क्वायर, ये तीसरे की x कंपोनेंट वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसे n तक होगा और इसको मीन निकालना है तो n से डिवाइड कर दीजिए। सो जो कुछ भी मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज, सारे वेलोसिटीज का स्क्वायर निकालेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, सो देयरफॉर दिस Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर into n, this one is equal to n times of mean square velocity. n को इधर शिफ्ट कर दिया। So therefore your force due to the x component on that wall is equal to m by l into n times of Vx square bar, that is the mean square velocity. Okay, now this is the force. So what is the pressure? Therefore pressure is equal to force upon area. So this is equal to m into n Vx square bar upon l. ये तो ये फोर्स हो गया, इसको डिवाइड करो एरिया से। एरिया इज व्हाट? l स्क्वायर, बराबर है ना? l क्यूबिकल है ना कंटेनर, क्यूबिकल कंटेनर का हर एक साइड का एरिया कितना होगा? l स्क्वायर। So therefore what is the pressure?
remember that we are still considering the pressure due to only x component of the velocity. So pressure P is equal to, ये कौन सा प्रेशर है भाई, x कंपोनेंट के कारण है, so ये याद रखेंगे, this is Px, this is equal to Fx upon A. So Px is equal to m upon L cube हो गया, L cube is what, the volume, clear, into n into Vx square bar. So this is the pressure due to the x component. Now अब गैस तो रैंडमली किधर भी मूव करेगा, ओके, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर, इसका मतलब Px must be same as Py must be same as Pz. भाई गैस का प्रेशर तो ऐसा नहीं होगा ना, ये डायरेक्शन में ज्यादा है, ये डायरेक्शन में कम है, ऐसा तो होगा नहीं, प्रेशर इज सेम, ओके, दिस इज इक्वल टू P गैस प्रेशर. इसका मतलब जो गैस प्रेशर है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 ऑफ, या फिर Px इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 ऑफ P. ओके, Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz. इसका मतलब जो प्रेशर है, दिस प्रेशर Px इज इक्वल टू व्हाट, ओके, 1/3 ऑफ P. ना अगर ये Px है तो सिमिलरली हम लोग अगर हम लोग Py फाइंड आउट करेंगे, इसको अभी फिलहाल रहने दीजिए इसको. नाउ दिस इज Px, सो Py क्या होगा, Py विल बी इक्वल टू व्हाट, m अपॉन v इनटू n Vy स्क्वायर बार. Pz क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू m अपॉन v n Vz स्क्वायर बार. क्लियर. अब Px is equal to Py is equal to Pz is equal to the gas pressure. क्योंकि ये जो गैस है ये तो ऐसा करेगी नहीं कि x डायरेक्शन में अलग प्रेशर एक्सर्ट करेगी, y डायरेक्शन में अलग प्रेशर एक्सर्ट करेगी, z डायरेक्शन में अलग प्रेशर एक्सर्ट करेगी. इसका मतलब प्रेशर along all the directions is same. So Px is same as Py is equal to Pz and this is equal to the gas pressure. लेकिन जो velocity है, that velocity v square bar is actually equal to what, Vx square bar plus Vy square bar plus Vz square bar. Clear? So इस but आप अगर ये देखेंगे कि Vx, Vy और Vz ये तीनों कैसे होंगे, they will be equal. Okay, इसका मतलब this Vx square bar will be same as Vy square bar will be same as Vz square bar. Okay. And this will be equal to 1/3 of v square bar. Okay, so now this Px which is same as P या Py या Pz, जो कोई भी होगा, they will be same as the pressure of the gas. So this pressure P will be equal to what, m upon v into n into, अब Vx square को अगर हम लोगों को ये v स्क्वायर से v स्क्वायर बार से रिप्रेजेंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1/3 ऑफ v स्क्वायर बार. सो देयरफॉर द प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 ऑफ m n अपॉन v, v इज द वॉल्यूम, इनटू v स्क्वायर बार. दिस v इज व्हाट, दिस इज स्मॉल v, दिस v इज व्हाट, दिस इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस. क्लियर. सो दिस इज the expression for the pressure of the gas. This is very very basic for all the relation for the gases. Clear. इसी relation से आगे हम लोगों को और भी कुछ formulas मिलेंगे जो which will be very very important for solving various problems associated with the gases. Okay, thank you very much for viewing this video.